ये कोसेक फंक्शन का डोमेन और ये कोसेक फंक्शन का रेंज। अब हमें तो कोसेक इनवर्स तक जाना है और अभी हमने कोसेक फंक्शन का ग्राफ यहां पर बनाया हुआ है। हम बनाना चाहते हैं कोसेक इनवर्स का, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ये साइन का ग्राफ बना हुआ है, हम इसको कोसेक का बनाना चाहते हैं। आपको मैंने इसके लिए कुछ तरीके बताए थे कि यहां से आप ऐसा कर सकते हैं, फ्लिप कर दीजिए ग्राफ को, देखिए फिर से ये किस चीज का ग्राफ है, अभी साइन का। अब हम इसको कोसेक का बनाना चाहते हैं, तो मैंने बोला इसको फ्लिप कर देना है आपको। जैसे ये वाला पोर्शन है ऐसे नीचे की तरफ, तो ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ऊपर की ओर, और ये यहां से हट जाएगा, ठीक है। ऐसा ही इसको आपको फ्लिप करना है, ऐसे ये यहां से हटा देना है आपको, ठीक है। फिर ये यहां से ऐसा हो जाएगा इस तरह का, ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा। इसको भी हमने करना है, तो ये ऐसा, ये देखिए अब जो ये नए ग्राफ आपको मिल रहे हैं ये सब कोसेक के मिल रहे हैं। ऐसे इसको भी कर देना है आपको, इस तरह से। इधर भी ये, अब ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका किसका तैयार हो गया, ये कोसेक का ग्राफ आपका बन गया, ठीक है। अब कोसेक के ग्राफ में आपने बस इतना लेना है, जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपकी, उसको केवल लेना है। अब अगर इनमें से देखो यहाँ 0 है, ये -π/2 है, और ये +π/2, ये पाई। अगर बेटा मैं यहां से ये वाला ले लेता हूं, ये वाला अगर मैं ले लूंगा, तो क्या ये एक ही बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या मैं ये वाला ले लूंगा तो एक ही बन जाएगा, तो भी नहीं बनेगा। तो ऐसे एक ही तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैं कहां से कहां तक का लेना चाहता हूं, मैं यहां से और यहां तक का मैं ले लूंगा, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगा। आप देखिए इसमें, इस वाले रेंज में इतना पोर्शन आ जाएगा और इस वाले रेंज में इतना पोर्शन आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? अगर मैं इसको अलग से आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहां 0 है, यहां है -π/2, यहां है +π/2। अब देखो -π/2 से ऐसा इधर की तरफ, तो -π/2 ये ऐसा आएगा ना, अगर जो बना दोगे आप तो, और ये बना देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो -π/2 से ऐसा नीचे की तरफ, -π/2 से ऐसा नीचे की तरफ, और +π/2 जहां पर है तो ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये ग्राफ आपको मिलेगा। अब इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से में चेक करो, हो गया एक ही। आप जब कोई भी क्षैतिज लाइन खींचोगे एक सच्चे के समांतर, तो वो ग्राफ को सिर्फ एक और एक पॉइंट पर काट सकेगी। तो इस वाले रेंज के लिए हमारा जो साइन फंक्शन है वो, सॉरी जो कोसेक फंक्शन है वो कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो कौन सा डोमेन रेंज है देखें, कोसेक क्या डोमेन में आया, -π/2 से +π/2, यही तो लिया गया। अच्छा
हम क्लोज्ड इंटरवल लेना चाहिए कि ओपन इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल लेना चाहिए। क्यों क्लोज्ड क्यों लेना चाहिए भाई? क्लोज्ड इसलिए लेना चाहिए क्योंकि देखो -π/2 लाइन को टच करता है, +π/2 वाली लाइन को भी टच करता है, दोनों इंक्लूडेड हैं। अगर दोनों इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड इंटरवल। एक चीज और देखो, इनके बीच में 0 वाली लाइन को टच नहीं करता, लेकिन आप चेक करिए, ना तो यहां 0 वाली लाइन को टच करेगा और ना तो नीचे अगर मेरे पास और जगह होती मैं बनाता तो यहां भी 0 लाइन को टच नहीं करेगा। इसका मतलब डोमेन में से 0 शामिल नहीं होना चाहिए, यही तो मतलब निकला। तो 0 हटा दो, अर्थात 0 घटा दो, घटा दिया हमने। ओके, ये क्या हो गया? डोमेन। रेंज क्या है? रेंज वही उसकी r माइनस फ्रॉम माइनस बिटवीन -1 to +1, ओपन इंटरवल -1 to 1 लिखा हुआ है ये। अब देखो कोसेक फंक्शन का टोटल डोमेन और रेंज क्या होता है ये, लेकिन इस डोमेन और इस रेंज पर कोसेक फंक्शन एक ही नहीं होता, आच्छादक तो रहता है। अब कोसेक का एक ये डोमेन और रेंज लिखा गया है, ये भी कोसेक का डोमेन और रेंज है, ये भी कोसेक का डोमेन और रेंज है। तो दो डोमेन और रेंज क्यों आए? इस डोमेन और रेंज पर हमारा कोसेक फंक्शन एक ही नहीं था, लेकिन इस डोमेन और रेंज पर हमारा कोसेक फंक्शन एक ही भी है, आच्छादक तो वो था ही। मतलब इस वाले डोमेन और रेंज पर हमारा कोसेक फलन एक ही आच्छादक है, और अगर एक ही आच्छादक है तो इस वाले डोमेन रेंज पर हम क्या कर सकते हैं? हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक x = y इज बाइजेक्टिव। अगर ये इस डोमेन रेंज पर बाइजेक्टिव है तो फिर कोसेक इनवर्स का भी अब डोमेन रेंज निकाल सकते हैं हम लोग। तो कोसेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा? जो कोसेक का रेंज है वो इसका डोमेन होगा, r -1 to +1, और कोसेक का जो डोमेन है वो इसका रेंज बन जाएगा, -π/2 to +π/2 -0। देखा आपने? तो ये कोसेक इनवर्स फंक्शन का क्या हो गया? डोमेन और ये रेंज। अब हम लिख सकते हैं दैट कोसेक इनवर्स y = x। कोसेक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है अब, ठीक है। तो ये हमने सबके बना लिए डोमेन और रेंज। कुछ बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अगर आपने बनाया होगा तो ऐसा ही बना होगा आपका, और अगर नहीं आप बना पाए थे, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, सो डोंट वरी, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कोसेक इनवर्स का बना लिया। अब उसके बाद सारे के सारे फंक्शंस की डोमेन और रेंज अब आपके पास है। देखिए जितने फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों की डोमेन रेंज भी आपके पास है, इनवर्स फंक्शन की भी डोमेन और रेंज अब आपके पास है। तो अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स साइन x, इसकी वैल्यू क्या होती है ये हम लोग समझना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो साइन और साइन इनवर्स है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम ही तो हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही तो हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसे ऐसे कैंसिल करेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। ये मत कर देना कि साइन से साइन इनवर्स ऐसे कैंसिल हो गया, ये अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि ये साइन फंक्शन है और ये उसी का इनवर्स फंक्शन है, तो एक फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट होके ये हट जाएंगे, और इसमें वैल्यू आपको क्या मिलेगी? x वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसका अपना एक लॉजिक भी है कि ऐसा क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है, मैं सिंपल से शब्दों में आपको बताऊं कि साइन इनवर्स x की वैल्यू चाहिए, हम उसको क्या मान लेते हैं? y। मान लिया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है? y के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू y के बराबर है तो अब आप इनवर्स फंक्शन जान गए हो। आपको याद होगा, आप लिखते हैं साइन x बराबर y हो तो x बराबर क्या लिखा जा सकता है?
x बराबर साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखो, साइन x बराबर y, देख रहे हैं आप, साइन x इज इक्वल टू y। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x यानी कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स y। अब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y है, तो जब तुलना करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, x। तो इस y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, साइन साइन इनवर्स x की वैल्यू x आ गई। समझ आया आपको कि क्यों x आ जाएगी। अच्छा, और एक चीज देखिए, इधर भी आप देखें, साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर भी तो बेटा साइन इनवर्स और साइन, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, यहां पर कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू क्या मिल जाएगी, x वैल्यू मिल जाएगी। तो चाहे साइन साइन इनवर्स x हो तो भी x मिलेगा, और अगर साइन इनवर्स साइन x है तो भी x मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते। याद रखिए, ये दोनों साइन साइन इनवर्स x की वैल्यू x है, साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x है, लेकिन आप चाहें कि तो फिर हम इसको ऐसा लिख दें, साइन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। आप अगर चाहें कि तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ एक्सप्रेशंस हैव द सेम वैल्यू, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, और ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, आज तक तो मैथमेटिक्स में हमने देखा ही है कि अगर ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो जो ए होता है वो सी के इक्वल होता है। लेकिन इन इनवर्स फंक्शन वी आर सीइंग दैट ए इज नॉट इक्वल टू सी, बट व्हाई, इसी का रीजन हम लोग निकालना चाहते हैं, इसी का रीजन हम ढूंढना चाहते हैं। ये चीज कुछ हैरान करने वाली है आपको, है ओके। तो चलिए अब रिजल्ट ढूंढते हैं कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है। और अभी भी आप सोच रहे होंगे ये गलत बात है, ऐसा ये झूठ बोले दे रहे, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब से बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है और इक्वेशंस पढ़ना स्टार्ट की हैं, तब से हमारे मन में यही है, इफ a इज इक्वल टू b and there is an another number that is c is equal to b, then it is sure that a should be equal to c. It can not be possible कि a is not equal to c हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जब से हमने पढ़ा तब से ऐसा देखा, बट इन दिस केस इसकी वैल्यू भी x आएगी, इसकी वैल्यू भी x आएगी, ये श्योर है, ये कंफर्म है, ये दोनों सही है। लेकिन फिर ये दोनों इक्वल लिख दिए जाए, ये गलत हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। साइन साइन इनवर्स x, यहां पर ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू की इसका मान कितना होगा। देखो ये कौन सा फंक्शन है आपके सामने, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये साइन फंक्शन है। देखो ना, ये एक्चुअली इसको ढक लो अगर आप, तो ये कौन सा फंक्शन है, साइन थीटा तो है, साइन फंक्शन है। और साइन फंक्शन की वैल्यू निकालते हो तो क्या आती है, उसकी रेंज आती है। तो साइन फंक्शन की रेंज क्या है, -1 to +1। इट मींस साइन फंक्शन, फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, आप फिर से गौर से सुनिए। इसको अगर मैं ढक लूं, थीटा मान लो, तो ये क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, यानी कि ये क्या है, ये साइन थीटा का रेंज है। किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू आती है, ये उसका रेंज के अंदर आनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये साइन फंक्शन है, और x साइन फंक्शन की रेंज में होना चाहिए, उसके रेंज से तो बाहर नहीं जा सकता ना, इसलिए तो डोमेन और रेंज आपको बताए गए। अब थोड़ा गौर करिए, साइन फंक्शन का, ये साइन फंक्शन है, इसकी वैल्यू x है, और इस x का मान साइन की रेंज में होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन किसका है आज, साइन फंक्शन है। तो साइन फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो साइन फंक्शन की रेंज के अंदर होना चाहिए। साइन फंक्शन की रेंज कितनी है, फ्रॉम -1 to +1। इट मींस इसकी जो वैल्यू आई हुई है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1,
बट लेस देन और इक्वल टू +1। यहां x की जो वैल्यू आएगी वो -1 या उससे बड़ी तथा +1 या उससे कैसी होगी, छोटी होगी। समझ आ गया? अब थोड़ा इसको जरा देखो, ये क्या है, ये साइन इनवर्स। अगर इसको मैं ढकता हूं तो ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये चीज है। तो ये कौन सा फंक्शन है यहां पर, ये साइन इनवर्स फंक्शन है, ये साइन फंक्शन नहीं है। एक्चुअली ये साइन फंक्शन नहीं है। देखो अगर ऐसा लिखा होता है तो ब्रैकेट के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो इन दोनों में पहले कौन सा कैलकुलेट होगा, पहले तो अंदर वाला कैलकुलेट होगा ना, बाहर वाले को कैलकुलेट करने का मौका तो आपको बाद में मिलेगा। तो जब बाहर वाले को कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो वही बाद में आएगी। भाई पहले आपने अंदर कैलकुलेट किया, फिर बाहर वाले को कैलकुलेट किया, तो बाहर में कौन सा फलन है, साइन फलन, और साइन फलन की वैल्यू अगर इतनी है तो ये साइन फलन की रेंज के अंदर होनी चाहिए। इसमें आइए, इसमें एक्चुअली ये फलन किस चीज का है, तो एक्चुअली ये फलन साइन इनवर्स फंक्शन है। देख लो ना, पहले आप किसको सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, बाद में ही तो इससे आपका पल्ला पड़ेगा। अब बाद में जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू भी इसी के हिसाब से आएगी। नहीं समझ आया? एक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, एक लंबा सा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो, तो वैल्यू किसके मुताबिक आती है, अंदर लगे ब्रैकेट के हिसाब से कि बाहर के हिसाब से, तो बाद में जो कैलकुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। तो बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन, और साइन इनवर्स फंक्शन की अगर ये वैल्यू है तो ये वैल्यू साइन इनवर्स x की रेंज में होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 +π/2, तो इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 तक होनी चाहिए। अब आप खुद चेक कर लो ना, क्या बराबर है दोनों आपस में। इस केस में जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के बीच के मान आएंगे। इस केस में जो वैल्यू आएगी वो -π/2 से +π/2 के बीच के आएंगे। तो क्या आपको ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं एक दूसरे से? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये तो देख लो ना, इसमें जो x आपको मिलेगा वो -1 से +1 के बीच मिलेगा। ये रियल नंबर्स हैं आपके, और ये रेडियन में एंगल यूज हो रहे हैं यहां पर, और अभी भी आपको ये लग रहा है कि दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। नहीं समझ आया आपको? आया? तो साइन इनवर्स x की वैल्यू भी x होगी, हम लिखा करेंगे जहां भी साइन इनवर्स x मिलेगा हम x लिखेंगे। बट यू शुड रिमेंबर कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। कोई अगर ये लिख दे कि अगर इसकी भी वैल्यू x है और इसकी भी वैल्यू x है, देन वी कैन राइट दैट दीज टू एक्सप्रेशंस आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो रियल नंबर्स निकला करेंगे, और जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो रेडियन के एंगल निकला करेंगे। अब एक में रियल वैल्यूज निकल रही हैं, वास्तविक मान आ रहे हैं, एक में रेडियन के एंगल निकल रहे हैं -π/2 से +π/2 के बीच, तो कहां बराबर हो सकते हैं बताइए? समझ में आया? तो ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन आपका रहेगा, ये आपको बहुत याद रखना है। और इसके कैलकुलेशन में देखिए, मैं कुछ एक आध एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। इसके भी एक आध एग्जांपल मैं दूंगा और मैं इसके भी कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया साइन इनवर्स 1/2। बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है? x। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। ठीक है, ठीक। अब एक जगह पर ऐसे लिखा था साइन इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x 3/2। बट दिस इज रॉन्ग आंसर, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखिए, अभी अभी आपने देखा कि साइन इनवर्स साइन x का जो वैल्यू है x आएगी, और x की वैल्यू -1 या उससे बड़ी और +1 या उससे छोटी होनी चाहिए, पर आपने तो 3/2 मान दे दिया इस काम को। 1 से बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? आपसे गलती हो गई, एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। हो ही नहीं सकता, असंभव। देख लो ना, अभी भी नहीं समझ आया? सोचो थोड़ा सा इसको कि साइन इनवर्स x को x आता है, लेकिन देयर आर सम लिमिटेशंस।
इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 1। इसको -1 या 1 से बड़ा और +1 या उससे छोटा होना ही चाहिए। और ये तो 1 से बड़ा हो गया ना 3/2, ये तो 1.5 हो गया, तो ये कहां उसकी रेंज में आया? और अगर रेंज में नहीं आया देन इट आंसर इज रॉन्ग, गलत है आपका आंसर। और यही चीज आपको समझनी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो आपके हर क्वेश्चन आप गलत कर ही देंगे आप एग्जाम में। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी ऊपर आप देखो बोल भी रहे हैं कि इसके अंदर आना चाहिए और उसके बाद भी आपसे गलती हो रही। आप बताइए, अगर मैं ये बोल देता हूं यहां पर साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू बताइए। साइन इनवर्स 1, सबको लालच लग रहा है कि 1 लिख दे, पर सही है कि नहीं सही है? लालच और सही होने में बड़ा फर्क है। सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 1 इसमें आ रहा है और हम लिख सकते हैं। अभी भी नहीं समझ आया? अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं साइन इनवर्स 0, अब बताइए क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी वैल्यू। क्या ये लालच है या सही भी है? सही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई दिस इज फ्रॉम -1 to +1, 0 उसके बीच में ही आता है। अब यहां पर मैंने लिख दिया साइन इनवर्स -5। लालच क्या लगता है? क्या लिख दिया जाए? लालच तो लगता है -5 लिख दिया जाए, पर क्या सही है? क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का रेंज -1 से +1 के बीच होना चाहिए और ये तो -1 से छोटा हो गया, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। आप समझ आ गया? ये बहुत आप याद रखिए। इधर आते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। साइन इनवर्स साइन 0 की वैल्यू बताइए, क्या लगता है लिख दिया जाए? अरे आपको क्या लगता है कि क्या लिख दिया जाए? तो लिख दो ना। गलत हो गया क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। क्योंकि 0 -π/2 और +π/2 के बीच में आता है। इतने सारे ग्राफ बना के देखे हैं, याद करिए, एक तरफ -π/2 एक तरफ +π/2, उनके बीच में चलने पर एक जगह 0 आता था, तो उनके बीच में आता है, रेंज में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताएं मुझे साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू बताइए। π/2, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि रेंज में है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो बहुत जल्दी लालच लगता है कि क्या लिख दें? 2π/3 लिख दें, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन अब ये आपको भी समझ में आता है कि 2π/3 रॉन्ग आंसर है, इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? बिकॉज 2π/3 इज नॉट इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। आर्क साइन फंक्शन की रेंज में ही नहीं आता। 2π/3 का मतलब क्या है? 120 डिग्री, और ये तो 90 से ऊपर नहीं ले रहा है, तो आंसर तो गलत हो गया ना हमारा। तो ये आंसर गलत है। तो क्या हम इसका आंसर बना नहीं सकते? देंगे। ऐसी सिचुएशन पे क्या करना है? ऐसी सिचुएशन पे इस एंगल को हम कुछ तिकड़म लगाएंगे और इस एंगल को इसकी रेंज के भीतर लाएंगे, तब आंसर देंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। साइन इनवर्स साइन, ध्यान से देखना, ये 2π/3 को मैं लिख सकता हूं π-π/3। देखो पहले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन इनवर्स साइन और 2π/3 को हम लिखा π-π/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3π-π, 2π/3 फिर आ जाएगा। लेकिन अब और इसे देखिए, साइन इनवर्स साइन, क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं? साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। आपने क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन π/3 हुआ कि नहीं हुआ? अब साइन इनवर्स साइन एक्स, फिर से एक बार यही सिचुएशन आ गई है, तो क्या लिख दिया जाए? π/3 मीन 60 डिग्री। नाउ दिस इज इन द रेंज। और अब
ये सही है। देखो वही क्वेश्चन था, ये आंसर उसका गलत था, लेकिन अगर थोड़ा सॉल्व करके लिखोगे तो फाइनल में जाके एक आंसर उसका सही मिलेगा आपको। कुछ बात समझ में आई? तो अगर कभी भी इस टाइप का एंगल कोई दिया जाए तो आप बिल्कुल लालच के चक्कर में मत पड़िए कि जल्दी में 2π/3 लिख दिया जाए, आपका आंसर गलत हो ही जाएगा। बात समझ आ रही है? और अगर आंसर गलत हो गया तो फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे और गलत कर दिया जाएगा, काट के नंबर हटा दिया जाएगा उसका। इसलिए, और आप जानते हो, इसीलिए आप, हो सकता है आप ये बच्चे सोच रहे हो कि पता नहीं 2 दिन से लगातार क्या करा रहे हैं, कहीं ये डोमेन, कहीं उसका रेंज, ये सब चल रहा है। लेकिन आज आपको उसकी अहमियत का पता चलेगा, आज आपको उसका इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि जब हम इसका आंसर 3/2 देते हैं तो आप तो देख के चले आओगे, क्योंकि आपके आंसर देते वक्त आपको यह अंदाजा नहीं होगा कि वो सही है कि गलत है, लेकिन एग्जाम में जब टीचर चेक करेगा उसको काट देगा। फिर घर में आते हो, रोते हो, फिर बोलते हो हमने तो पूरा किया था, हमारा नंबर कहाँ कट गया, है ना? यहां कटा होगा अगर आप गलती करोगे तो। अब तो नहीं कटने देंगे नंबर को, समझ आ गया? इसीलिए हर फंक्शन का रेंज याद रखें कि साइन का रेंज क्या है, साइन इनवर्स का रेंज क्या है, उसका डोमेन क्या है, ये बहुत अहमियत रखते हैं अपने अपने जगह पर। बात समझ में आती है आपको? तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, अब थोड़ा सा कॉस के बारे में जिक्र कर लेते हैं जरा। tan इनवर्स x और tan इनवर्स tan x, तो क्या प्लीज आप मुझे बता सकते हैं tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी? x, और tan इनवर्स tan x की वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी अगेन x। बट क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं हो सकते। यहां पर tan फंक्शन का रेंज आएगा और यहां tan इनवर्स फंक्शन के रेंज के अंदर की वैल्यू आनी चाहिए। tan फंक्शन का रेंज कितना होता है? देखो हमने लिखा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो यहां जो x होगा वो बिलोंग करेगा, किसी भी रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है। लेकिन यहां का जो x होगा, क्योंकि इसमें tan इनवर्स फंक्शन का रेंज लगेगा, वो -π/2 से +π/2, तो ये ऐसा -π/2 से +π/2 देख रहे हैं। इसकी भी वैल्यू x है, इसकी भी वैल्यू x है, लेकिन इसमें जो वैल्यू आएगी, इसमें जो मान आएगा इसका, वो किसी भी रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है, लेकिन इसमें जो x आएगा वो किसी भी रियल नंबर को बिलोंग कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वैल्यू सिर्फ -π/2 से +π/2 तक ही हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। समझ आया आपको? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इतनी बात समझ में आ गई कि और कुछ कहने की जरूरत है हमको? आ गई समझ में? एक आध एग्जांपल ले लो जरा। tan इनवर्स 7 की वैल्यू बताइए। tan इनवर्स 7 की वैल्यू 7, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? करेक्ट। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकती है और 7 एक रियल नंबर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। बस समझ आई? अच्छा, इसकी वैल्यू में आई है tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 लिख दे, 3π/4। अब बताएं ये गलत है या ये सही है? 3π/4 कितना होता है? 135, और जबकि इस क्वेश्चन में हमारा x -90 से +90 तक होना चाहिए, +90 से ऊपर और -90 से नीचे अलाउड नहीं है, यहां तक कि +90 और -90 भी अलाउड नहीं है। आप देखो ना, ओपन इंटरवल लगा हुआ है tan इनवर्स वाले में, लगा हुआ है, तो इसको क्या करना चाहिए? क्या ये आंसर इसका सही है? ये इसका सही आंसर नहीं है, तो हमको एंगल को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। tan इनवर्स tan, इसको मैं लिख लेता हूं π-π/4, कर सकते हैं? अब tan इनवर्स tan π-π/4, tan π - θ बताइए, -tan θ, tan 180 - θ -tan θ, तो ये tan π - θ इज इक्वल टू -tan θ। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स tan -π/4,
देखो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई। माइनस टेन थीटा है, माइनस टेन थीटा को टेन माइनस थीटा भी तो लिखा जा सकता है। अब टेन माइनस थीटा अगर लिख दिया गया है, अब फिर से वही सिचुएशन आ गई है कि टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी लिख दी जाए, माइनस। पहले भी एक जगह ऐसा किया था पर गलत हो गया था, फिर एक जगह कर रहे हैं, अब चेक ये कर लेते हैं कि ये गलत तो नहीं हुआ। ये माइनस 45 है और माइनस 90 से प्लस 90 तक इसकी रेंज में आते हैं, तो माइनस 45 इसके अंदर आ गया, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर सही है। तो रेंज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अभी भी नहीं समझ आ रही बात आपको? आ रही है, इसीलिए ये मैंने डोमेन और रेंज आपके बगल में लिखे हैं। अब आई होप कि ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सारे फंक्शंस में जैसा मैंने साइन का और टैन का दिखाया, कॉस का हमने इसलिए दिखाया क्योंकि वो साइन के जैसा ही लगभग है, इसने दिखाया। टैन का मैंने बता दिया आपको। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप कॉट का, सेक का, कॉसेक का, सबका उसकी रेंज के अंदर ही वैल्यू निकाला करेंगे, रेंज से बाहर नहीं जाइएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं फिर हम लोग। एक्सरसाइज 2.1 पे इसको हम हटा देते हैं और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये दो एग्जांपल हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 से पहले, जिसमें से पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स 1/√2 और उन्होंने बोला साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करिए। इसका कौन सा मान ज्ञात करना है आपको? मुख्य मान, यानी कि इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको याद है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहां पर होनी चाहिए? आंसर है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में पढ़नी चाहिए उसको, उस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। यहां पर भी कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान आपको चाहिए, ठीक है। देखिए याद रहेगा साइन इनवर्स फंक्शन है ये, और साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स फंक्शन की ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से +π/2, इसके बीच में ही कहीं उसका मुख्य मान आएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 को साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। अगर साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है तो 1/√2 की जगह साइन π/4 लिख सकते हैं। अगर ये लिख दोगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स वैल्यू कितनी आएगी बताओ? एक्स के बराबर, एक्स के बराबर अर्थात π/4 के बराबर। क्या ये सही है, गलत तो नहीं है? साइन इनवर्स फंक्शन की, साइन इनवर्स आर्क साइन फंक्शन जो होता है उसकी रेंज क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 टू +π/2, तो -π/2 टू +π/2 के तो अंदर ही है ना ये, तो हो गया मुख्य मान। तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना आया? π/4। क्या समझ आया कि नहीं आया? मान तो आया, पर आपको समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कॉट इनवर्स -1/√3, इसका मुख्य मान आपको पता लगाना है। कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स फंक्शन की आप प्रिंसिपल वैल्यू रेंज देखो कितनी है, 0 से पाई। तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 और पाई के बीच में ही आनी चाहिए, 0 से नीचे और पाई से ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हमने लिखा कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट में किसकी वैल्यू होती है? 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है? कॉट 60 की, कॉट 60 यानी कि कॉट π/3, पक्का? ठीक, कॉट π/3 आ गया। अब इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूं। देखिए मैं कैसे दो तरह से लिख सकता हूं इसको। कॉट कहां कहां पर नेगेटिव होता है पहले ये देख लो। दूसरे में और चौथे में कॉट नेगेटिव रहता है। अब देखिए मैं इसको दूसरे में कैसे ले जाऊंगा, थोड़ा सभी बच्चे गौर कीजिए। कॉट इनवर्स मैं इसको लिख सकता हूं कॉट π-π/3, या बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा कॉट इनवर्स
कॉट माइनस पाई बाई 3। देखो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर से एक बार चेक करिए ध्यान से। ये हमारा क्वेश्चन था, कॉट इनवर्स, माइनस की जगह माइनस लिखा, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 √3 होता है, तो cot 60 1/√3, cot 60 यानी कि cot पाई बाई 3, तो माइनस की जगह माइनस, इसकी जगह cot पाई बाई 3 हमने नोट कर दिया। ठीक, अब ये cot थीटा कैसा है? यहां पर नेगेटिव। हमने देखा कि cot कहां कहां नेगेटिव होता है, एंड वी विल गेट दैट इट इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल्सो। सेकंड में पहुंचाने के लिए हमने क्या किया? cot पाई माइनस पाई बाई 3, पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और वैसे भी आप देखो cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा ही आता है, cot पाई माइनस थीटा माइनस cot थीटा आता है, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। और फोर्थ में पहुंचाने के लिए क्या किया हमने? cot माइनस पाई बाई 3, माइनस का एंगल माइनस पाई बाई 3। आप जब एंगल बनाते हो थोड़ा सा याद करो, अगर मैं बोलूंगा 60 डिग्री का एंगल बनाइए तो आप ऐसा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? और अगर मैं बोलूंगा -60 डिग्री का एंगल बनाइए तो याद करिए आप ऐसा बनाते थे उस समय, -60 डिग्री। -60 डिग्री इस रेफरेंस लाइन से नीचे बनाते हैं, तो माइनस का एंगल अगर है तो वो कहां पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कहां पहुंच गया? फोर्थ में। बात समझ में आई? अब दोनों से वैल्यू निकलेगी, थोड़ा गौर कीजिए। cot इनवर्स cot इनवर्स cot इनवर्स cot, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई बाई 3, या इसमें क्या आएगा? cot इनवर्स cot माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? cot इनवर्स cot, इनवर्स और फंक्शन दोनों साथ में क्या वैल्यू बननी चाहिए? 2 पाई बाई 3 बननी चाहिए, या फिर माइनस पाई बाई 3 बननी चाहिए। ठीक है, क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई गलत है? cot इनवर्स का फंक्शन है, और cot इनवर्स फंक्शन यानी कि आर्क cot फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो 0 से पाई तक होती है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 180, 0 से छोटा नहीं चाहिए। तो ये नहीं चाहिए, क्यों? ये कैसा आ गया? ये नहीं हो सकता, गलत है। ये 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री, और 120 डिग्री तो 0 180 के बीच में है, तो ये मुख्य मान आ गया। cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान आ गया 2 पाई बाई 3। नहीं समझ आया? देखो रास्ते हमारे पास कितने हो गए बीच में? 2, लेकिन दोनों के आंसर सही हो जाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम नहीं सोच सकते। ठीक है, इस तरह से ये इसका मुख्य मान बनेगा। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट अवर वैल्यू शुड बी इन द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही हमारा मान होना चाहिए। उससे बाहर जाएगा तो लिखने को क्या है? आपकी कॉपी आपका पेन है, आप लिख दोगे, लेकिन काटने वाला तुरंत काट देगा। समझ आ रहा है ना आपको? नहीं समझ आया तो प्लीज जल्दी से नोट करें ना एग्जांपल नंबर 1 और 2। एक्सरसाइज 2.1 में निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करिए। उसमें से क्वेश्चन 1 और 2 हमने आपके सामने नोट किया हुआ है। आप देखिए, मुख्य मान निकालने हैं आपको। जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें। साइन इनवर्स -1/2, -1/2 को मैं लिख सकता हूं माइनस साइन पाई बाई 6, क्योंकि साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान, और माइनस ये उसके सामने लगा हुआ है। अब ये देख के बताओ साइन कहां कहां माइनस होगा? तीसरे में और चौथे में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, तीसरे में ले जाने के लिए हम इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई बाई 6। भाई साइन नेगेटिव है ना हमारे पास, तो क्या लिखा जाएगा? साइन पाई प्लस पाई बाई 6। साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो -π/2 to +π/2 है, याद रखिएगा।
अच्छा, तीसरे चतुर्थांश में इससे पहुंचा दिया हमने, और इसको हम दूसरे चतुर्थांश में, सॉरी चौथे में भी तो ले जाना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप यहां से करोगे साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे भी आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इससे भी आ जाएगा आपका। दोनों तरह से सही है। अब ये साइन इनवर्स साइन, इसको सॉल्व करिए, 7 पाई बाई 6, या इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए तो साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। इसको देख के क्या लगता है वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 पाई बाई 6। इसको देख के क्या लगता है वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस पाई बाई 6। दोनों में से सही कौन सा है? क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही एक गलत? कौन सा सही है? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज माइनस 90 से प्लस 90 की है, माइनस पाई बाई 6 सही है, ये वाला आंसर गलत है। समझ आ गया? नहीं समझ आया आपको? इसको देख लीजिए, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अंडर रूट 3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30, तो कॉस पाई बाई 6। अब कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 में अगर आप पाई बाई 6 लिख दोगे तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है? 0 से 180, और ये तो 30 डिग्री है, तो उसकी रेंज में आ रहा है, सही है। एक और कर लीजिए, 3rd नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 की क्या वैल्यू आएगी आप देखें ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है? कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक पाई बाई 6, भाई साइन 30 1/2, तो कॉसेक 30 2, कॉसेक पाई बाई 6। अब कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 6 में पाई बाई 6 लिख देना उचित है कि अनुचित है? देख लो, कॉसेक इनवर्स का रेंज देख लो, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज माइनस 90 से प्लस 90, जीरो को छोड़कर, तो माइनस 90 से प्लस 90 30 डिग्री है, ये तो उसके बीच है और जीरो भी नहीं है। आ गया 3 नंबर आंसर आ गया आपको 3 नंबर क्वेश्चन का। अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो इट्स योर ड्यूटी दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 2.1। अब ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, 2.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे केवल वही हम बताएंगे, और जो क्वेश्चंस आपको आप नहीं पूछेंगे तो ये मान करके कि वो आपको आ चुके हैं छोड़ देंगे, क्योंकि आपको आ गए होंगे उस समय। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 सभी बच्चों को कैलकुलेट करके लाना है। और आप समझिए कि डोमेन और रेंज इनकी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।